जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्केन के बारे में है ये थोड़ा-सा मटीरियल बनाया है, इसमें को लेकिन अभी इसको मज़ीद अभी सेट करना है, तो मैं आपको जैसे मैंने पहले अल्केन का और बाकी फंक्शनल ग्रुप्स का पीछे बता दिया है, तो उसी की एक्सटेंशन है एक तरह की। यहाँ पर ये अगर आप देखें तो वही जनरल फार्मूला अल्केन का, अल्कीन का, अल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मैंने आपको बताए थे। हमने उनका नोमेनक्लेचर भी देखा और यहाँ पर किस तरीके से हम उसकी एग्ज़ाम्पल्स में कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप होता है, कार्बोक्साइल ग्रुप कहते हैं। अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, उसको हम हाइड्रॉक्साइल ग्रुप कहते हैं। जनरल फार्मूला क्या है और फंक्शनल ग्रुप किस तरह का होता है और हम उसका बॉन्डिंग कैसे शो करते हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मैंने थोड़ा-सा एक तरह की नोमेनक्लेचर में जो बातें बताई हैं, उसके साथ ही लास्ट जो हमने नोमेनक्लेचर किया था कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें नहीं लिखा हुआ था जो मैंने शेयर किया था, उसमें ये OIC एसिड लिखते हैं, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड के एंड पे, अल्कोहल के एंड पे OL आता है, अल्केन, एल्कीन के एंड पे ये आता है। जैसे मैंने आपको कहा था एसिटिक एसिड है, 2 कार्बन होंगे, तो वो इथेन होती है 2 कार्बन वाली, तो हम इथेन के एंड पे एथानोइक, इथेन से इथानोइक एसिड बनेगा। इस तरीके से हम इसका नोमेनक्लेचर लिखते हैं। और ये वही है जो आपको मैं दिखा चुका हूँ, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। मीथेन का स्ट्रक्चर है और ये हम पढ़ चुके हैं, ये मैंने किसी और बुक से थोड़ा-सा और तरह की इसकी शेप्स लेके तो इनको थोड़ा-सा लिखा है। इसको भी थोड़ा-सा सेट करना है, ये एक रफ ड्राफ्ट है, मैं इसलिए आपको जस्ट ज़्यादा नहीं इस पे कर रहा, मैं इसको जस्ट सेट करके फिर मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, एक आधे दिन में। तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ कोई चीज़ जो मैंने पढ़ाई है वो इसमें वो मिसिंग तो नहीं हुई, तो मैं फिर वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सैचुरेटेड साइक्लिक साइक्लो अल्केन मैंने आपको बता दिया हुआ है, इसमें वो भी है। उसका यूपीएससी नेम कैसे लिखना है वो भी आपको बता दिया है। और F3 आइसोप्रोपेन की अभी पिक्चर्स वगैरह लगानी है। फिजिकल स्टेट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट था, वो ये था, ये जब हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते रहते हैं तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहता है। इसी तरीके से जब हम अल्केन जो हायर अल्केन्स होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं और जो लो अल्केन है वो गैसियस फॉर्म में, फिर लिक्विड फॉर्म में। जैसे मीथेन है तो ये गैस है, लेकिन अगर 20 कार्बन वाली है तो वो फैट्स में मतलब थोड़ा सा वो आ जाता है, उसमें सॉलिड सॉलिड होता है। तो इस तरह की वो प्रॉपर्टीज है। लेकिन मैं असल में उसकी कंटिन्यूटी जो पिछले लेक्चर की ना वो ढूंढ रहा हूँ, इसमें कोई चीज़ है तो मैं बता दूँ। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हम एक ही दफ़ा डिस्कस करेंगे, मैं अभी आपको इसके लिए एक और स्लाइड खोलता हूँ, हम उसको वहाँ से करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन मीथेन की मैंने आपको बता दी हुई है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, उसका कैसे बनता है। 109 डिग्री 28 मिनट का इसका एंगल होता है। यहाँ पे 109 ही लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया था 109, 109.5, इस तरह से मुख्तलिफ लोगों ने लिखा होता है। गलत कोई नहीं कहता इसको, प्लस माइनस करीब में अगर हो, वैसे एग्जैक्टली मैंने आपको बता दिया था कितना होता है। अच्छा, ये 2 किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम मोस्टली नॉमेनक्लेचर जब हम उसका पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में, तो हम इस तरह से बताएंगे। ये भी जैसे मैंने कहा था ना, फ्रंट और बैक को शो करने के लिए, ये भी एक तरह का है कि ये जो आगे वाले हैं सर्कल के, ये आपके फ्रंट के बॉन्ड है और ये बैक साइड पे हैं जो ये यहाँ से नजर आ रहे हैं। ये वाला है जो छोटी लाइन वाला है, ये इसके बिल्कुल बैक साइड पे है, ठीक है। तो ये है, इसको बेसिकली ये इसके बिल्कुल पीछे है। हमने इसको शो किया जरा इस तरह से प्रोजेक्शन में, और ये है बिल्कुल उसके स्कैटर्ड फॉर्म में, यानी कि कार्बन तो इस कार्बन के पीछे होगी उसकी। ये बेसिकली जैसे हम लिखते हैं ना सी बॉन्ड सी, तो अगर हम उसको फ्रंट से देखें तो उस तरह से ये शो हो रहा है। ये भी एक तरह का उसका ज्योमेट्री में एक्सप्लेन करूंगा जब इसको भी दोबारा से हम उसमें जब स्टीरियो केमिस्ट्री में थोड़ा सा बताऊंगा, उसमें ये चीज़ हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं अभी आपको ना टोटल सबका जनरल ओवरव्यू ही दे रहा हूँ। अभी तक हम स्पेसिफिक टॉपिक शुरू नहीं किया, ठीक है। वो आज हम शुरू करेंगे अल्केन का। केमिकल प्रॉपर्टीज है, यहाँ भी लिखी हुई है। मैं इसके अलावा आपको एक स्लाइड से अपना पावर पॉइंट है वो दूंगा, आपने यहाँ से और वहाँ से मिला के फिर इसको देख लेना। मैंने बेसिकली यही करना था, एक यूनिट बना देना था, लेकिन जैसे किताबों में हर जगह पे डिफरेंट एक्शन लिखे होते हैं तो यहाँ पे भी डिफरेंट।
मैं आपको वहाँ से स्लाइड से ये सारे समझा देता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर कोई लेक्चर आपको मिले जो स्लाइड में नहीं है तो आपने वो शामिल करना है, वो तो छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है? अल्केन्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि वो किस तरह के रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सैचुरेटेड रिएक्शन, ईच मेंबर डिफर बाय CH2। जैसे ये बताया कि CH2, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक से दूसरी कार्बन में CH2 का इजाफा हो जाता है। ये फिर मसला है, इसको छोटा ही करना पड़ेगा। ये नीचे से वो कट गई है तस्वीर अभी, इधर सोर्स है, ठीक है? वो दोबारा से इसको कर देता हूँ। इस तरह से मुख्तलिफ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, समरी है। मीथेन एंड इथेन मेक अप अ टाइनी प्रोपोर्शन ऑफ जुपिटर एटमॉस्फेयर। ये उसकी एक तरह की एप्लीकेशन, ये कहाँ पे पाई जाती है, वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, ठीक है? एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल विच कंटेन्स मैनी डिस्टिंक्ट हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूडिंग अल्केन्स। अब ऑयल्स की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वहां से हमें बहुत सारे फ्रैक्शंस मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन कार्बन के कंपाउंड, जैसे मीथेन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सारे हाइड्रोकार्बन हैं। इनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। अल्केन ऑन अर्थ, ये उसका बताया जनरल इंफॉर्मेशन के अर्थ के ऊपर इसका क्या है, कितने, और थोड़ी सी हिस्ट्री और इस तरह की चीजें एक्सप्लेन की हैं, ठीक है? बायोलॉजिकल अकरेंस, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और प्लांट्स के ऊपर ये सारी मतलब उसकी जो एप्लीकेशन है, क्योंकि आप जरा थोड़े से बायोटेक के स्टूडेंट हो तो इन चीज़ों को आपको आना चाहिए। ये सब उन्हीं बुक्स में से कॉपी पेस्ट किया है जो आपको दी हुई है। लेकिन चूंकि आपका फोकस आपको नहीं बन रहा कि आपने कहाँ से क्या करना है, इसलिए यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया था कि आपको पता चल जाएगी ये सारी चीज़ें किताबों में मिल जाती हैं। हायर स्टडी में ना आपको पता नहीं अभी तक आदत पड़ी है कि नहीं, मोस्टली टीचर आपका कंसेप्ट क्लियर करता है, बुक्स रेफर करता है, और आपने खुद उसमें से तैयार करना होता है। ऐसा जो बच्चों की तरह FSC का वाला तरीकाकार है ना, वो नहीं चलता यूनिवर्सिटीज में। तो आप लोग भी थोड़े से बड़े होने की कोशिश करें कि आपको, लेकिन ये भी मैंने गाइडेंस आपको इसकी कर दी, थोड़ा सा आपको पता चल जाए ये जो उसके फ्रैक्शंस हैं, अल्केन कहाँ से आती है, ठीक है? केरोसिन, नैफ्था, और बॉइलिंग पॉइंट इतने से इतने तक, ये इस तरह से क्रूड ऑयल में से इसकी जब उसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं तो ये भी आपकी जो बुक्स दी हैं उसके अंदर ये सारा कुछ है। टोटल कॉपी पेस्ट उन्हीं किताबों में से, ठीक है? ये इथेन का है, और ये किताबों के ही देख लें अगर पेज पूरे के पूरे क्रॉप करके इधर लगाए हो, ठीक है? आप ये ना कहें कि हमें किताबों का एक खौफ होता है ना, जैसे दिमाग में आता है पता नहीं किताबों में क्या लिखा है, खोल के भी नहीं देखी होंगी आपने, ये भी मुझे पता है, और अक्सर ने डाउनलोड भी नहीं की, तो ये प्रॉब्लम होता है। ये हैं कुछ उसके रिएक्शन है, ये हम पढ़ेंगे, जैसे कुछ जगह पे इकट्ठे किए तो फिर उनको हमने देख लिया। ये जस्ट एक ओवरव्यू है, इसको मैं सेट करके अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के मैं आपको एक हैंडआउट दे दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं समझाने के लिए स्लाइड्स खोलने लगा तो आपको, ताकि जरा पता चल जाए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ये आपको इसलिए बताया कि आपने पढ़ना किताबों से है, जो स्लाइड में दूंगा वो लाजमी नहीं है कि वही सिलेबस है, और आप मुझे कहेंगे कि ये तो आपने स्लाइड में ये रिएक्शन तो आपने दे दिया, ये स्लाइड में लिखा नहीं था। मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि आपको पता हो कि ये चीज़ें हमने किताबों से ऐसे करनी है, उसकी डिटेल को। एक मिनट में, सर आप मार्किंग भी लगा दिया करेंगे ना कि जो मतलब कहाँ से कहाँ तक करना है। हाँ जी, मतलब मैं आपको ये इस तरह से बताया है कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़े ना, तो आपने इस तरीके से उनको करना है। अभी ये खत्म होता है ना तो मैं आप सब लोगों को असाइनमेंट्स भी देता हूँ, आपकी आपकी बाकी सर मैं आपको। मायशा पता क्या करती थी, जैसे कि लिपिन कोड की बुक ऑनलाइन थी, जैसे हंड्रेड की बुक हो गई, तो वो ना टॉपिक देती थी और उसे मार्क कर करके ना टॉपिक्स, तो कहती थी यहाँ से यहाँ तक करना है, क्योंकि बहुत सी चीजें बीच में एक्स्ट्रा भी थी हम्म। कि हम वो तो से जाहिर पढ़े। आपकी किताब में लिखा होता है, जनरल आपने रहना होता है टॉपिक पे स्पेसिफिक, उस टॉपिक से जी रिलेटेड जितनी भी डिटेल हो वो आपने करनी है, ठीक जी, है? जैसे अब मैम बता देगी कि ये 255 से पेज से लेके 280 तक किस तरह इस वो हम लोग उधर तक हाँ करते जी। हैं। अब ये सॉलोमन की बुक से ये स्लाइड्स बनी हुई है, ये मैंने बुक का ऊपर नाम भी लिख दिया ताकि आपको ये ना हो कि कहाँ से इसको लिखा है, ठीक अरे है? जो उस दिन मैं सिर्फ आपको बताया कि किताब से लेके यहाँ पर आपको स्लाइड में जो नजर आ रहा है ये सारा किताबों का कॉपी पेस्ट है, कुछ नया नहीं लिखा, कोई वर्डिंग चेंज नहीं, लेकिन कितना इजी होता है
आप लोगों को समझाने के लिए मैं सिर्फ ये स्लाइड बनाई है, कुछ सारी नहीं मैंने टॉपिक्स की बनाई, लेकिन कुछ सिर्फ की है ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। Those hydrocarbons in which all the carbon bonds are single bonds are called alkenes। ठीक है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। The low reactivity of alkanes towards many reagents accounts for the fact that alkane were originally called paraffin। इनको हम पैराफिन भी कहते हैं, और लो रिएक्टिविटी होती है इनकी। देखिए कितनी बातों का तो यहीं से पता चल गया। एक तो ये कि कार्बन होती है 6, दूसरा लो रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, पेट्रोलियम इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ अल्केन। जो मैंने उस बुक के अंदर से अपने अभी आपको वर्ड की फाइल दिखाई है, उसमें मैंने इसकी सारी एक्सट्रैक्शन क्रूड ऑयल से आपको बताई है। यहाँ पर जस्ट एक लाइन लिखी हुई है, इट डजेंट मीन कि ये लाइन ही है, वो कैसे एक्सट्रैक्ट होता है सारा आपने बताना है। पेट्रोलियम इज अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्ट ऑफ विच आर अल्केन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक जो बेंजीन रिंग वाले होते हैं। नॉमेनक्लेचर इसका हम पढ़ चुके हैं। ये 1 से लेके 10 तक की जो मैंने आपको बताई थी, ये आप याद कर लें। बाकी आगे ज़रूरत पड़े 11 से 20 तक तो वो ज़रूरत, लेकिन ज़्यादातर 10 तक की आपकी यूज़ होती है। लेकिन आप 11 से लेके 20 तक भी याद करें। ये आपने एफएससी तक किया होगा, 10 तक। 11 कार्बन वाली से लेके 20 कार्बन वाली आप बीएस में याद कर लें, ताकि आपको कुछ हो कि हमने एफएससी से कुछ बेहतर पढ़ा। ठीक है, और यही रूल हर जगह चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 2 कार्बन वाला जो है वो इथेन है, तो अगर इसी का 2 कार्बन वाले का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो एथानोइक एसिड होगा। सेम इसी तरीके से 18 कार्बन वाला अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो वो भी इसी तरीके से इसके OIC एंड पे लगा के हमारा इस तरह से नाम बन जाएगा। ठीक है, नॉमेनक्लेचर इसका हम पढ़ चुके हैं, ये दोबारा से यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्रांच चेन अल्केन कैसे होता है ये इसमें लिखा हुआ है, ये हम सारा डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये 4 कार्बन 5 कार्बन। अब जी इसके आ जाते हैं हम प्रेपरेशन पे कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। ये रिएक्शंस हैं, प्रेपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखने हैं। इसी तरीके से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो आपने याद रखनी है। अल्केन को बनाने के लिए सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि अल्कीन और अल्काइन से बन जाता है। सैचुरेटेड में हम हाइड्रोजन ऐड करें तो उसका सैचुरेटेड बॉन्ड खत्म हो जाता है। ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल में कन्वर्ट हो जाता है अगर एक H2 ऐड हो, और डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम एक H2 हाइड्रोजन ऐड करें। यहाँ पर H और H को अलहदा लिखा है। प्लाटिनम, प्लाटिनम और निकल ये कैटलिस्ट है, और सॉल्वेंट और प्रेशर। अच्छा, एक चीज आप माइंड में रखिएगा कि कैटलिस्ट क्या होता है, इसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। कोई बच्चा बताएगा कैटलिस्ट क्या होता है? एनीवन? सर क्या? कैटलिस्ट क्या होता है? Which speed up the reaction? और स्पीड अप कैसे करता है, कोई आइडिया हो आपके पास? आपने जो पहले एफएससी में या किसी ने पढ़ा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, बायोटेक के स्टूडेंट हैं तो एंजाइम्स भी कैटलिस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ये जो हम केमिकल्स ऐड करते हैं, ये आपको जैसे लास्ट टाइम मैंने उसमें टाइप्स बता रहा था तो रीजेंट्स का बता रहा था। ठीक है, ऑर्गेनिक रीजेंट्स होते हैं। ये जो मेटल्स रीजेंट्स और इस तरह की जो चीज़ होती है, ये कैटलिस्ट के तौर पे कैसे काम करती है, इसका प्रैक्टिकली आप माइंड में जहन में रखिए कि ये एक सरफेस होती है हमारे पास, उस सरफेस के ऊपर ये रिएक्टेंट को अपने साथ जोड़ लेती है। फिर उसके बाद दोनों का आपस में रिएक्शन करवा के वो इसकी सरफेस से ऊपर से निकल जाते हैं। रिएक्शन हमारे जहन में ये है कि शायद ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ऐसा नहीं है, ये रिएक्टेंट में हिस्सा लेता है लेकिन एंड पे फुली रिकवर हो जाता है। ठीक है, अगर रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे करेगा? तो हम मोस्टली ये गलत किस्म की डेफिनेशन करते हैं कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, हिस्सा नहीं लेता। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिएक्शन में हिस्सा लिया लेकिन एंड पे रिकवर हो गया, इसकी सरफेस के ऊपर रिएक्शन होता है। इसने अल्कीन और हाइड्रोजन को प्लाटिनम ने अपनी सरफेस के ऊपर ले लिया। उसके बाद एक तरह का मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, जैसे रिश्ते वाली माई होती है ना,
उसका काम क्या होता है, दूल्हा की तारीफें की, दुल्हन की तारीफें की, दोनों का ब्याह करा दें। तो रिएक्टेंट भी कैटलिस्ट भी यही करता है, दोनों को एक दूसरे के करीब करता है, फिर इनका रिएक्शन हो जाता है, ये फिर साइड पे हो जाता है बेचारा इनका रिएक्शन के बाद। ठीक है, इसका सिर्फ काम है इन दोनों को जोड़ना, बाकी इसका कोई काम नहीं। रोटी पानी इसको कोई नहीं मिलता इसमें, ना इसको पैसे मिलते। तो ये सदका जारिया समझ के काम करता है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा रहा। तो अल्केन इस तरह से बनी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है उससे रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें पहले एक ऐड हुआ फिर दूसरा, इस तरह से रिएक्शन हो जाता है। इसी तरीके से कोई भी अल्कीन हो या अल्काइन हो, उसके अंदर जब आप हाइड्रोजनेशन करते हैं उसकी, अच्छा ये नाम भी याद रखिएगा, हाइड्रोजनेशन में पेपर में अगर सिंपल पूछ लेता हूँ हाइड्रोजनेशन का कोई रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये बात याद रखनी। मिथाइल प्रोपेन है, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड खत्म हो गया, एक एच इधर चला गया, एक एच इधर चला गया, तो आइसोब्यूटेन बन गया। ये निकल और इथाइल अल्कोहल की मौजूदगी में 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इसकी रिएक्शन की कंडीशंस होती हैं जो हम लिखते हैं। ऊपर हम रिएक्टेंट लिखते हैं और नीचे हम उसकी कंडीशंस को लिखते हैं। अच्छा जी, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड जैसे मैंने बताया था, अल्काइल चेन के साथ अगर हम हैलोजन ग्रुप लगा हो तो वो अल्काइल हैलाइड है। तो इसमें RCl जो है वो अल्काइल हैलाइड है जिंक की मौजूदगी में, और जिंक अगर हम इस मेटल को ऐड करते हैं तो यहाँ पर जिंक इसका क्लोराइड ले लेगी HCl की मौजूदगी में, और HCl का जो H है वो इसकी जो अल्काइल ग्रुप है उसके साथ मिलके वो अल्केन बना देगा। ठीक है, और जिंक क्लोराइड साइड पे हो जाएगा। इसमें हमने लफ्ज लिखा है, ये क्या शो कर रहा है, अल्कोहल? नहीं ये वाला जी। नहीं, आर तो सिंपल है, जैसे फॉर एग्जांपल आर की जगह पे कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, अल्केन चेन कोई भी, एक कार्बन दो कार्बन कोई भी हो सकता है। ये जनरल रिएक्शन है जिसमें हमने आर लिखा हुआ है। इसमें जो है, जो इसका क्लोराइड है अल्काइल हैलाइड का, ये इसका क्लोराइड जो है वो इससे निकल के उसकी जगह पर H आ जाएगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का ये मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो, हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन निकले, ये तीनों की तीनों रिडक्शन कहलाती हैं, और इसका उलट जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। जी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के बाद आपने क्या बताया थर्ड चीज? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएं तो वो भी रिडक्शन होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाएं तो ऑक्सीडेशन होती है। जैसे आयरन है Fe2 से Fe3 में कन्वर्ट होते हैं, तो ये की ऑक्सीडेशन होती है क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट की ये खूबी होती है कि ये RMgX का जो कम्प्लेक्स है ये बड़ा स्पेशल है। Mg जो है वो मेटल है, ठीक है, और X जो है वो हेलोजेंस है। हेलोजेंस और मैग्नीशियम के दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, और R और Mg के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ये ग्रिग्नार्ड एजेंट में ये खूबी है कि इसके अंदर कोवलेंट और आयनिक दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत वर्सटाइल किस्म के रिएक्शंस हमें देखने में मिलते हैं। तो RX मैग्नीशियम के साथ मिलकर RMgX बना देता है। इसमें Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और RMgX का अगर हम हाइड्रोलिसिस, अच्छा हाइड्रोलिसिस होता है हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेकअप, ठीक है, पानी से ब्रेक करना। तो पानी से ब्रेक किया RMgX को, तो हमारे पास RH बन गया। R अगेन वही है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और MgOHX ये कम्प्लेक्स बन गया। आगे है जी वर्ड्स रिएक्शन, ये सोडियम मेटल के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है। अगर आप गौर करें तो ये तीनों रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट में अल्काइल हैलाइड से ही ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना ना, RX, ठीक है, X कुछ भी हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, इस तरह से R जो है वो C2H5 एक कार्बन से लेके जो भी चीज है वो उसमें हो सकता है।
तो अच्छा, ये एक बात ध्यान में रखिएगा, जो इस तरह आर करके रिएक्शन लिखे होते हैं ना, इसमें रिएक्शन कंडीशंस सम टाइम आर की वजह से भी चेंज होते हैं। मतलब जैसे CH3X हो, CH3Cl, उसके लिए रिएक्शन कंडीशन और होगी, ठीक है। इस तरह से C3H7 हो तो उसके लिए रिएक्शन कंडीशन और होगी। तो जनरल जो रिएक्शन लिखे होते हैं इसमें रिएक्शन कंडीशन नहीं होती, लेकिन जब हम स्पेसिफिक रिएक्शन करवाते हैं तो तब हमें कंडीशंस भी वहाँ पे लिखनी पड़ती हैं अक्सर, और अक्सर दी भी होती हैं। इस तरह से जब वर्ड्स रिएक्शन में अगर आप देखें तो X सोडियम, जैसे NaCl है तो NaCl बन जाएगा ना सोडियम का, और उधर से CH3Cl है तो CH3CH3 आपस में मिलकर डबल हो गए, C2H5 बन गया। तो वर्ड्स रिएक्शन में सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलिसिस मीन अगेन, lysis मीन ब्रेकअप, और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, या जैसे हम सेल के अंदर कोई रिएक्शन वगैरह होते हैं तो उसके हिसाब से हम इसको करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम मेटल। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से क्या मुराद है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम का मेटल और कार्बोक्सिलिक एसिड यील्ड्स एन अल्केन। इसमें सम टाइम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मुराद है उसकी हाई कंसंट्रेशन होगी उसमें, और सम टाइम इस तरह के रिएक्शंस इलेक्ट्रोलिसिस के मोल्टन फॉर्म में भी हो जाते हैं, जिसमें इस तरह की चीज होती है। यस, आओ जी आओ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, आ गया मोटरसाइकिल, ठीक हो गया? अच्छा अच्छा। तो ये जो रिएक्शन हम करवाते हैं इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, ठीक है, RCOOH होता है ना, तो RCOOH की जगह पे अगर हम कोई साल्ट लगाओ तो उसका साल्ट कहना है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अपना H की जगह पर कोई मेटल लगी हो तो हम कहेंगे कि ये इसका मेटेलिक सॉल्ट है। तो सोडियम और पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट भी वाटर के साथ ब्रेक हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और अच्छा, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी वाटर ब्रेक हो रहा है, तो इसको हम हाइड्रोलिसिस नहीं कह रहे, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कह रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस है। ये आपको बताया कि ये आपके जैसे बैटरी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, एनोड कैथोड होते हैं, ये उस जगह पर ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और R जो है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का था, वो आपस में मिलके डबल हो गया। उसका मतलब अगर CH3 तो CH3 था तो वो C2H5 बन गया, C2H6 यानी कि अल्केन बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिली और हाइड्रोजन मिला और KOH मिला। अब ये कहाँ मिलते हैं? हाइड्रोजन आपको पता है ये भी किसी टर्मिनल पे लिबरेट होगी, CO2 भी होगी, और इस तरीके से KOH, ये मतलब जैसे बैटरी के अंदर रिएक्शंस होते हैं उस तरह से ये रिएक्शन होते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन, डी का लफ्ज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पर भी आएगा उसका मतलब है वो चीज उसमें से निकल रही है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है व्हेन अ मिक्सचर ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडा लाइम इज हीटेड, अल्केन्स आर फॉर्म्ड, यानी कि उसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है उसमें से निकल रहा है, उसमें से निकल गया, ठीक है। तो उसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कौन सा है? COOH होता है ना, तो COO ग्रुप पूरा ही निकल गया। तो ये उसका जो है ना कार्बोक्सिलेशन का मतलब है, ठीक है। ये एक स्लाइड होगी, मैं अब आपको दूसरी स्लाइड एक और है अल्केन की, वो भी दिखाता हूँ। अपने आपको आपने बस बुक्स की आदत डालनी है, वो फिर फायदा होना है। ये असल में मैंने बनाई थी पिछले सेमेस्टर में, ये जो निमरा वगैरह ने पढ़ा था उस वक्त मैंने बनाई थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि किताब को हाथ ही नहीं लगाते आप लोग, लेकिन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड चीफली डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। अल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड्स दैट पोजेस वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं अल्केन के, ये नॉन पोलर होते हैं क्योंकि इनके दरमियान पोलैरिटी का डिफरेंस नहीं होता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड होता है। लेकिन वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं जो कि टेम्पररी बहुत वीक फोर्सेस हैं, और ये एक दूसरे के करीब आने से या थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव का टर्मिनल बन जाते हैं, और फिर वो थोड़ा सा दूर हो जाए तो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। नॉन परमानेंट फोर्सेस होती हैं ये।
These forces increase with the increase of molecular size. अगर हम molecular size बढ़ाते जाएंगे तो वो बढ़ती जाएंगी, क्योंकि डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगी. एक मोटा आदमी हिलता है तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ चला गया, पॉजिटिव एक तरफ चला गया. उस तरह से these forces are larger in straight chain than in branch chain. तो ये फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रेट चेन में ज़्यादा होती हैं और ब्रांच चेन में कम होती हैं. This is due to the reason that straight chain alkanes have more surface area than branch chain, क्योंकि उनका surface area ज़्यादा होता है. First four members of alkane family C1 से लेके 4 तक, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, are colorless gases at room temperature. ये गैस हैं और कलरलेस हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर. लेकिन जैसे ही हम 5 से 17 तक जाते हैं वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है. जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे जैसे उसकी का नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे तो उसकी फिजिकल शेप चेंज होती जाएगी. तो लिक्विड में कन्वर्ट, पहले गैस में था फिर लिक्विड में चला गया. अल्केन जो 18 से ऊपर वाली हैं वो सॉलिड. देयर इज रेगुलर इंक्रीजिंग ट्रेंड इन बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स. ये जो वही किताब में जो आपको दिखाया था वही है स्लाइड में है. ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज रेगुलरली आफ्टर एडिशन ऑफ CH2 ग्रुप. बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी, हाई टेम्परेचर पे बॉयल होगा, और हाई टेम्परेचर पे जैसे कि सॉलिड होगा तो हाई टेम्परेचर पे ही मेल्ट होगा. ब्रांच चेन एग्जिबिट इरेगुलर ट्रेंड इन बॉइलिंग पॉइंट. लेकिन जो ब्रांच चेन होती हैं वो उनके अंदर इरेगुलर ट्रेंड है. ये नहीं है कि अगर 4 कार्बन है या 8-10 कार्बन है तो लाजमी नहीं कि 10 वाली अगर स्ट्रेट चेन है और 6 वाली अगर ब्रांच चेन है मे भी उसका आगे पीछे हो जाए. तो इसलिए इसका कोई ट्रेंड नहीं है. नीचे इसकी एग्जांपल दी हुई है. पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट 36 है और नियोपेंटेन का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है. There is, it is due to the reason that branch alkanes are more compact and possess less surface area than unbranched alkanes. Noodles and sphere example उसकी, ये उसकी shapes की examples है. Melting point, unbranched alkanes do not show the same smooth increase in melting point with increased molecular weight. ठीक है. अनब्रांच जो अल्केन्स हैं वो डू नॉट शो द सेम स्मूथ इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, वो शो नहीं करती. ब्रांच चेन अल्केन्स आर लाइकली टू हैव हाई मेल्टिंग देन अनब्रांच. ये ब्रांच और अनब्रांच का पता ना, हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था कि स्ट्रेट चेन होती है और साइडों से ब्रांच निकल रही होती है, जिसको हम नॉमेनक्लेचर में नाम देते हैं. वो चीज है ब्रांच से मुराद ये है. Yes, sir. Solubility, alkanes are almost totally insoluble in water. वाटर के अंदर ये soluble नहीं होती because of their very low polarity. एक आपको शायद पहले पता हो कि मोस्टली पोलर जो है वो पोलर में डिजॉल्व होती हैं चीजें. तो वाटर पोलर है तो पोलर को वो आराम से डिजॉल्व कर देता है. लेकिन अल्केन चूंकि नॉन पोलर होती है इसलिए इनके वाटर के अंदर एब्जॉर्बेंसी बहुत कम होती है. ऑलमोस्ट टोटली इनसॉल्युबल, यानी कि समझें बिल्कुल ही असर नहीं होता. जैसे एक चर्बी के और पानी के आपस में मिलाएं, ऑयल और पानी को मिलाएं तो बिल्कुल उनका नहीं होता आपस में, बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो पोलैरिटी एंड देयर इनएबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है. वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो किसी भी दूसरी चीज को जब डिसॉल्व करता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग H और OH की आपस में अट्रैक्शन किसी दूसरे के साथ होती है, उसके वो बॉन्डिंग कर लेते हैं. लिक्विड अल्केन्स आर सॉल्युबल इन वन अनदर. लिक्विड अल्केन्स आपस में मिसिबल होती हैं, एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो सकती हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है एक दूसरे के अंदर. एंड दे जनरली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट्स ऑफ लो पोलैरिटी. ठीक है. लो पोलैरिटी वाला जो सॉल्वेंट होगा उसके अंदर भी डिसॉल्व हो जाती है. गुड सॉल्वेंट्स फॉर देम आर बेंजीन. ठीक है. अगर हमें अल्केन को डिसॉल्व करना पड़े तो सबसे बेस्ट कार्बन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है एंड अदर हाइड्रोकार्बन. इसमें और भी हैं लेकिन 4 ये 2-3 नाम आपको याद होने चाहिए जो अल्केन्स को डिसॉल्व कर सकते हैं, जिसमें बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म. डेंसिटी वो पहले ही बात होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा तो डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी. All alkanes have densities considerably less than 1 gram per ml. ठीक है. और एज अ क्लास द अल्केन्स आर द, ये क्लास आपकी क्लास नहीं है, अल्केन क्लास की बात हो रही है, पूरी एक ग्रुप की बात हो रही है. द अल्केन्स आर द लीस्ट डेंस ऑफ ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है. एज अ रिजल्ट पेट्रोलियम फ्लोट्स ऑन वाटर. अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन रिच इन अल्केन जो है वो पेट्रोलियम जो है वो पानी के अंदर हल नहीं होती. Alkanes are unreactive at ordinary conditions.
आम कंडीशन में पड़ी होंगी तो रिएक्शन नहीं करेंगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन दैम, क्योंकि सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है बॉन्डिंग के लिए। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में तो पाई बॉन्ड होते हैं, और दूसरा सैचुरेटेड के लिए जैसे अभी आपने देखा उसके बनाने के तरीके में, तो उसके अंदर हमने ऐड अप किया था, हाइड्रोजन को ऐड किया था तो आराम से उसमें ऐड हो गया था। इस तरीके से सम टाइम हमें उसमें से कुछ चीज़ ऐसी ऐड करनी पड़ती है, तो तब वो रिएक्शन होता है। और ये उसकी रेगुलर जो है वो, चूँकि सिंगल बॉन्ड होता है इसलिए वो रिएक्शन नहीं करता इतने आराम से, इसके लिए हमें कंडीशंस देनी पड़ती हैं। इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन रिएजेंट्स एंड स्पेसिफिक कंडीशन दे गिव द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, मतलब इतना सौखा नहीं है इनके साथ पैचअप करना। ये एक रिएक्शन है इनका हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मीन हेलोजन्स के साथ जो रिएक्शन होता है या हेलोजन की जो एडिशन होती है उसको हम कहते हैं। इसमें अगर आप देखें तो आर और एच को लिखा हुआ है, इससे क्या मुराद है CH3H, उसका मतलब एच हमने लहदा से लिख दिया। अगर हम पूरा भी लिख सकते थे आर एच की बजाय हम कोई रेगुलर कंपाउंड भी लिख सकते थे जैसे मीथेन इथेन वगैरह, तो लेकिन ये जनरल फार्मूला है, हम रिएक्शन कर रहे हैं एच, उसका रिप्लेस हो जाएगा एक्स के साथ। X2 से मुराद है क्लोरीन भी हो सकती है, कोई और भी, फ्लोरीन ब्रोमीन भी हो सकती है। लेकिन अगर आप गौर करें तो दोनों के लिए कंडीशन फर्क है। अगर हम क्लोरीन, एच नहीं होता है सनलाइट की मौजूदगी में, ये पैकेट ऑफ एनर्जी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है उसको हमने न्यू से जाहिर किया है, और ये पैकेट ऑफ एनर्जी को जाहिर कर रहा है कि हमने इसको कुछ एनर्जी दी और साथ हमने टेम्परेचर दिया, तो ये रिएक्शन हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्लोरीन कर गया। लेकिन ब्रोमीन 25 पे नहीं करेगा, उसके लिए हमें 127 डिग्री का टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इस तरह से रिएक्शन कंडीशन, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था कि अगर हम आर के साथ लिखेंगे तो रिएक्शन कंडीशन जनरली नहीं लिखते, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन से इसमें कार्बन कितनी है और कौन सी हैलोजन यूज हो रही है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक रिएक्शन में आएंगे तो वहां पर कंडीशन जरूर होगी। अब आपको एक चीज का पता चल गया कि एल्केन्स जो है वो रिएक्टिव नहीं होते इतने ज्यादा, लेकिन चूंकि हमें इनको रिएक्शन करवाना पड़ता है इसलिए इसकी कंडीशन होगी। तो पेपर में अगर कभी एल्केन का रिएक्शन आ जाए या जिंदगी में कभी आपको लिखे, तो आप जहन में फौरन आना चाहिए कि इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगी, कोई ना कोई इसका रिएक्शन कंडीशन होगी, तो रिएक्शन कंडीशन भी आपने देखनी होती है कि कौन सी है, ठीक है, ऐसे ही नहीं आराम से रिएक्शन हो जाता है इनका। ये मैकेनिज्म ऑफ द मानो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, मैकेनिज्म जैसे मैंने आपको सारी बता रहा था कि कोई भी चीज को हम रिएक्ट करवाते हैं तो उसके लिए मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं। तो वो जो मैंने आपको शुरू में स्टार्ट में एक लेक्चर दिया था जनरल, तो ये देख लें यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। इसमें अगर आप देखें तो मीथेन के लिए जो क्लोरीन थी पहले वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुई, और फ्री रेडिकल के लिए एक सिंगल एरो ये और एक सिंगल एरो ये दिखाया। ये जो ऐसे साइन होता है ये भी सनलाइट का होता है, इस एच न्यू भी लिख देते हैं, ऐसे डेल्टा भी डाल देते हैं, दोनों तरह से ठीक है, ठीक है। इसमें देखें तो इनिशिएशन, अच्छा जब भी फ्री रेडिकल का रिएक्शन होगा याद रखिएगा ये हमारे पॉलीमर रिएक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर केमिस्ट्री में भी बहुत यूज होता है। 3 स्टेप होते हैं फ्री रेडिकल के, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन मीन रिएक्शन शुरू कैसे हुआ, इसके लिए हमने कोई ना कोई इनिशिएटर डालना होता है रिएक्शन में। तो इनिशिएटर क्लोरीन को भी ब्रेक, क्लोरीन गैस को ब्रेक किया हमने सनलाइट की मौजूदगी में, तो 2 फ्री रेडिकल उसमें से निकल आए। फ्री रेडिकल वेरी 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 रिएक्टिव, इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये स्टे नहीं करते, फौरन से रिएक्ट कर देते हैं। तो ये बहुत सी पॉसिबिलिटी होती है जिसमें ये रिएक्शन कर, चूंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब आप देखिए मीथेन को अपना मीथेन का इन्होंने रिएक्शन दिया, अगर हम कोई और हो तो वहां पर कंडीशन डिफरेंट भी हो सकती हैं, मतलब यहाँ पर करने के। लेकिन अगर यहाँ पे गौर करें तो हमने सिर्फ क्लोरीन को रिएक्शन कंडीशन दे के ब्रेक किया है, हमें मीथेन को ब्रेक करने के लिए फ्री रेडिकल ही काफी था। एक हाईली रिएक्टिव चीज हमने डाल दी जिसने एक एच को अपने साथ मिला के HCl बना दिया और एक फ्री रेडिकल मिथाइल का क्रिएट कर दिया, यानी कि उसने हाइड्रोजन उसमें से निकाल के HCl बना दिया, ठीक है, अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया। अब ये बेचारा ग्वाचिगांग अब ये बैठा हुआ है। अब CH3 फ्री रेडिकल, ये अब फ्री रेडिकल है, अब दिस इज अगेन हाईली रिएक्टिव। अब इसने क्या किया, इसने क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल तो ये टूटा था, ठीक है। अब आप गौर करें तो इसका एक Cl अभी फारग है, ठीक है, एक Cl ने मीथेन को ब्रेक किया, और जो मीथेन को ब्रेक करने के बाद मिथाइल रेडिकल मिला, उसने फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मिथाइल क्लोराइड बना दी CH3Cl, और एक फ्री रेडिकल क्लोरीन का इसमें से भी निकला। यानी कि क्लोरीन जब ब्रेक होती है, पहले तो इंडिविजुअल ब्रेक हुई,
किस तरह से हुई, सनलाइट की मौजूदगी में। दूसरी दफा कैसे ब्रेक हुई, इसको ब्रेक किया मिथाइल रेडिकल ने, इसमें फ्री रेडिकल सनलाइट ने मिला। लेकिन अब आप ये देखें कि ये न्यूट्रल चीज थी, ठीक है, इसको भी फ्री रेडिकल ने ब्रेक किया, ये भी एक न्यूट्रल चीज थी, इसको भी फ्री रेडिकल ने ब्रेक किया। तो अब इसमें से एक तो वो उसने अपने साथ मिला लिया, फ्री रेडिकल अपने आप को फौरन से अपना बॉन्ड बना के अपने आप को रिलैक्स मोड में करना चाहता है, वो एक तरह एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता ज्यादा देर। तो अब ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल है। अब आप देखें ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल यहाँ से बचा था, यहाँ से, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलकर दोबारा से क्लोरीन बना दें, ठीक है। अब ये टर्मिनेशन शुरू हो गई है। अगर आप प्रोपोगेशन देखें तो ए फ्री रेडिकल दूसरे के साथ मिला तो अगेन फ्री रेडिकल मिला, यानी कि प्रोपोगेशन हो रही है, फ्री रेडिकल बार बार बन रहे हैं, बार बार बन रहे हैं। तो ये वाले जो स्टेप्स होंगे ये सारे के सारे प्रोपोगेशन में होंगे जिसमें फ्री रेडिकल होते हैं। अब ये रिएक्शन खत्म कैसे होगा, वो खत्म ऐसे होगा कि दो फ्री रेडिकल आपस में मिलकर दोबारा से जुड़ जाएंगे। तो क्लोरीन क्लोरीन भी आपस में मिल सकता है, मिथाइल मिथाइल भी आपस में मिल सकता है, और मिथाइल और क्लोराइड भी आपस में मिल सकता है, क्योंकि फ्री रेडिकल बना था मिथाइल का, फ्री रेडिकल बना था क्लोराइड का। तो ये भी आपस में मिलके टर्मिनेट कर देगा रिएक्शन को, ये भी आपस में टर्मिनेट कर देगा, दोनों आपस में मिलके भी टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों जितने फ्री रेडिकल होते हैं वो रिएक्शन करते हैं फिर आपस में भी, और अपनी स्पीशीज के साथ भी और दूसरी स्पीशीज के साथ भी, टर्मिनेशन का रिएक्शन है। तो ये फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म है, ये आपको जरूर आना चाहिए। एज द रिएक्शन प्रोसीड, अब रिएक्शन अब आगे चला, अब एक CH3Cl तो बन गया यहाँ, ये देखिए, ठीक है, CH3Cl बन गया, लेकिन दोबारा भी क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके डाइक्लोरोमीथेन भी बन सकता है, सेम फ्री रेडिकल फिनोमिना से। अब डाई से वो ट्राइक्लोरो भी बन सकता है, टेट्राक्लोरो भी बन सकता है, यानी कि बार बार हाइड्रोजन को क्लोरीन रिप्लेस कर सकती है। यहाँ पर जैसे एक हाइड्रोजन ने एक क्लोरीन को रिप्लेस किया, अब ये सारी की सारी हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकती है अगेन, ठीक है। ये जनरल रिएक्शन लिख लिया, हर एक का अलग अलग नहीं लिखा हुआ। नाइट्रेशन मीन नाइट्रोजन के साथ नाइट्रो ग्रुप के साथ जो रिप्लेसमेंट होती है हाइड्रोजन की, मतलब उसको हम कहते हैं कि ये नाइट्रेशन होगी, उसमें NO2 ग्रुप ऐड हो गया। दिस इज अनदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगेन आप याद करें मेरा स्टार्ट का लेक्चर, मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन की 4 टाइप ही आपको हमेशा मिलेगी, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, एक को दूसरी चीज रिप्लेस कर। तो अगर आप मेरा पहले लेक्चर स्टार्ट करेंगे, मैंने बताया पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी पे चल रही है। तो आप अगर वो जो कल क्विज अच्छे तरीके से तैयार कर दीजिएगा। अगर आपका कल क्विज तैयार नहीं होता, मेरे से बेशक एक आधा दिन और ले लें, कल क्विज नहीं, आप मुझे परसों क्विज दे दें, कोई इशू नहीं, लेकिन आप तैयार अच्छे से करें। ब्रेक लेनी है बेशक ब्रेक ले लें, मैं कल को आपको उसकी छुट्टी करके आपको परसों डबल पढ़ा लूंगा, आगे फिर हम आगे पीछे कर, लेकिन तैयार अच्छा से करें, क्विज को मगरों ना लाना। और मैंने नंबर 1 भी नहीं देना, आपको ऑलरेडी मेरी बात का पता तो चल गया कि सर ने अपनी मर्जी करनी थी। तो सर फिर क्विज एमसीक्यूज फॉर्म में आएगा? कोई पता नहीं है, मैंने बताया था कि किस तरह से भी आ सकता है, MCQ भी आ सकता है, मैं आपके कैमरे ऑन करवा के भी आपसे कह सकता हूँ कि उसको पेपर के ऊपर कैमरा डालें और मेरे सामने लिखें, यस सर। हर एक से मैं अलग अलग भी लिखवा सकता हूँ कोई भी चीज। तो ओके सर। ये आपका तैयार होना चाहिए सारा, अच्छे से तैयार करें। और मैंने जो सर आज वाला लेक्चर भी इंक्लूड नहीं, होगा? आज वाला नहीं, आज वाला नहीं, जो इस वीक में पढ़ेंगे इसका हम अगले वीक में देंगे। अभी तक जो पिछले वीक में जितना हमने पढ़ा उसका आपने क्विज देना। अच्छा, नाइट्रेशन मीन इट इज अनदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन इन व्हिच वन हाइड्रोजन। मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूँ कि वो आपका पहला जो वीक का क्विज क्यों इंपॉर्टेंट है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कुछ आपने पढ़ना है मैंने आपको उसका एक समराइज किया हुआ है। अगर आप वो तैयार कर लेंगे तो बिलीव मी, ये जो कुछ आप पढ़ रहे हैं ना आपको बहुत ईजी लगेगा। लेकिन अगर आप एक दफा उसको नहीं गो थ्रू करेंगे ना, या आप जान छुड़ाएंगे, क्विज छोड़ना कोई कमाल नहीं है। आप कहेंगे चलो एक क्विज छोड़ देंगे कोई बात नहीं है, नंबर ही कट जाएंगे ना, अब आगे से कवर कर लेंगे। मसला ये है कि वो जो आपने नहीं अपने आप को समझना, या जो चीज क्लियर नहीं होनी उसका क्या करेंगे। अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो मुझसे जितनी दफा मर्जी पूछे, जैसा ये चीज हमें समझ नहीं है, मुझे हमें दोबारा बता दें। मैंने इसकी वीडियोस अपलोड की हैं, वो भी आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी वीडियो देख के भी आपको क्लियर नहीं होती, पहले सबसे पहले मुझसे पूछने से पहले आप वीडियो देख लें यूट्यूब पर आराम से। अब तो ये फायदा ना, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर है। और इसी तरीके से जैसे ही आप आगे आगे जाएंगे फिर भी समझ नहीं आती, आप मुझसे दोबारा से पूछें, ठीक है। अच्छा, नाइट्रेशन इट इज एन अनदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन इन व्हिच वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप के एडिशन। दीज रिएक्शंस आर यूजुअली कैरिड आउट इन वेपर फेज, ठीक है, ये वेपर फेज में रिएक्शन होता है, इसको हम मतलब उसकी एक रिएक्शन कंडीशन लिखी हुई है। गैसियस मिक्सचर ऑफ अल्केन इज रिएक्टेड विद लार्ज एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब ये कंडीशन बता रहा है
कि रिएक्शन मिक्सचर ऑफ अल्केन इज गैसियस मिक्सचर ऑफ अल्केन, यानी कि जो गैसियस फॉर्म में है उनके साथ। अब गैसियस फॉर्म में आपके जहन में आना चाहिए ये पहले 4 हैं जो अल्केन्स हैं, या अगर लिक्विड है तो फिर इसको हम टेम्परेचर देके गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, कुछ चीजें रट्टा लगाए बगैर भी आपको समझनी चाहिए कि अगर हम टेम्परेचर की जरूरत कहाँ पड़ेगी, अगर ब्यूटेन से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई अल्केन ब्यूटेन से ऊपर है तो उसको मतलब उसको टेम्परेचर देके उसको गैस फॉर्म में लेके आएंगे, या गैसियस फॉर्म के और भी तरीके हैं, हम उसका प्रेशर लो कर देंगे। ठीक है, काफी मतलब इसमें मेथड है, टेम्परेचर इज वन ऑफ देम जो मैंने बोला, इसके अलावा और भी तरीके हैं गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के। नाइट्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं एट एलिवेटेड टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ये देख लें गैसियस मिक्सचर हाई टेम्परेचर जब आएगा 400 डिग्री का मिलेगा तो उसने गैसियस वेपर ही बनेंगे ना उसके, जैसे ऊपर लिखा हुआ था कि हम इसको वेपर फॉर्म में ये रिएक्शन होता है, तो इसलिए हम उसको वेपर बना लिए ऑर्गेनिक उसके अल्केन के, और साथ हमने नाइट्रिक एसिड उसमें डाला तो ये रिएक्शन हुआ। प्रोडक्ट ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ये उसमें जो बनेगा ये आगे रिएक्शन ही देख लेते हैं। ये देखिए नाइट्रेशन ऑफ प्रोपेन इसमें किया, जैसे प्रोपेन आपको पता है कि ये गैसियस फॉर्म में ही होती है, लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है तो इसमें ये 4 बने। नाइट्रोप्रोपेन बनी 25%, नाइट्रोप्रोपेन मीन एक H जो है वो रिप्लेस हो गया NO2 के साथ। अब इसमें NO2 दरमियान में ब्रांच पे लगा हुआ है, ठीक है, 2 नंबर पोजीशन पे लगा, और इस CH3 CH2 आगे CH3 प्रोपेन होती है ना, तो ये एक पहले तो टर्मिनल पे लगा, दूसरी दफा उसके दरमियान में लगा 2 नंबर, उसके बाद ये नाइट्रो इथेन है। ये क्या मतलब है कि इसने इसका भी फ्रेगमेंट बना दिया, यानी कि ये 3 कार्बन से 2 कार्बन में टूट गई। ठीक है, इतने हाई टेम्परेचर पे ये भी बनता है, और एक सिंगल भी बनता है, यानी कि वो तीनों ही टूट गए आपस में फ्रेगमेंट, और एक कार्बन जो है NO2 के साथ में। अगर आप गौर करें तो 40% जो है वो दरमियान में लगने का चांस होता है। ठीक है, 40% जो इसका मिक्सचर बनेगा, अगर आप इसका टोटल करें तो ये 100 बनता है। 25% टर्मिनल पे लगा, 25% एक पे लगा, ये तो 50% ये हो गया, 40% ये और 10% ये, इस तरह से ये रिएक्शन होता है। ठीक है, ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये CO CO2 और वाटर फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ अल्केन, ये इसका मतलब है। सल्फोनेशन भी सल्फोनेट ग्रुप की एडिशन, जैसे एशन जैसे लगता है ना, नाइट्रेशन सल्फोनेशन, इसका मतलब उनका रिएक्शन हो रहा है और उसमें सल्फर का जो कंपाउंड्स है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, जैसे सल्फोनेट्स हैं और सल्फोनिक एसिड की एडिशन है, उसका हम कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ H एटम ऑफ अल्केन बाय सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, सल्फोनिक एसिड होता है H2SO3। ठीक है, तो ये जो इसको हम सल्फोनेशन कहते हैं। सल्फोनेशन इज कैरिड आउट बाय ट्रीटिंग अल्केन विद ओलियम। ओलियम एक तरह का मिक्सचर होता है जो हम सल्फ्यूरिक एसिड जब हम इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाते हैं, तो जस्ट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम ओलियम होता है, ओलियम से फिर आगे चलते हैं, और अक्सर जगह पर ओलियम हमारे बड़ा काम आता है, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है और बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है, तो हम सर ये अक्सर रिपीट कर दें। ओलियम। ओलियम मैं बता रहा हूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो एक तरह का समझ ले रॉ मटेरियल है। जब सल्फ्यूरिक एसिड हम इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाते हैं तो हाईली रिएक्टिव और हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है। ठीक है, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है और सल्फोनिक एसिड SO3 भी होता है और SO4 दोनों ही होते हैं। ठीक है, अब आगे ब्रैकेट में लिखा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उसके फ्यूम्स होते हैं, और H2SO4 कंटेनिंग SO3, यानी कि H2SO4 भी होता है और SO3 भी उसके अंदर होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, H2SO4 और SO3 इसका रिएक्शन हुआ और इसमें SO3H की एडिशन हो गई। अब ये अगर आप गौर करें तो यहाँ पर रिप्लेस कुछ नहीं हुआ। ठीक है, SO3 था, एक H की जगह पे SO3H हो गया। ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपको टाइप्स बताई थी ना, ये वो है। एडिशन नहीं मैं कह रहा क्योंकि यहाँ पर जगह भी चेंज हुई है H की, तो जगह चेंज हुई है जिसकी वजह से ये एडिशन रिएक्शन भी है और उसकी रीअरेंजमेंट भी उसकी हुई है थोड़ी बहुत। अच्छा, कंबस्टन मीन ऑक्सीजन के साथ, जहां पर भी कंबस्टन का जिक्र आएगा
वो आप फौरन समझ जाइएगा कि हमने उस किसी चीज को भी बर्न करते हैं ना, तो बेसिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा होता है। तो although alkanes are unreactive, they readily burn if ignite in the presence of air or oxygen. तो अगर हम ऑक्सीजन या एयर, अच्छा ऑक्सीजन का लफ्ज आए या एयर का है, ये एक ही बात है। आप बेशक एक लफ्ज लिख दें तब भी ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा आपका। तो एयर की मौजूदगी में रिएक्शन का मतलब है, अगर हम कहेंगे इसको एयर के साथ रिएक्शन को है, तो इसका मतलब एयर के अंदर और भी बड़ा कुछ होता है, लेकिन हमारा जो माइंड होता है, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, उसका मतलब है हमने उसको रिएक्शन करवाया है ऑक्सीजन के साथ। तो मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कंबस्टन हुई, CO2 बना और हमें वाटर के वेपर्स मिले और 891 किलो जूल की एनर्जी मिली एक मोल के पीछे। Heat of combustion, the amount of heat evolved when 1 mole of a hydrocarbon is burned to carbon dioxide and water is called heat of combustion। यानी कि इसमें कितनी heat of combustion, उसमें हमें एनर्जी कितनी मिली, तो ये amount of heat evolved जो उसमें से निकलती है। These reactions are highly exothermic. एक्सोथर्मिक ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, एंडोथर्मिक ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट ऐड होती है। ठीक है, तो इनिशियली नीड, इनको हम शुरू में इग्नाइट करना पड़ता है। ठीक है, फ्लेम के साथ या स्पार्क के साथ, मतलब वैसे तो देखा जाए तो हीट इसमें से निकल रही है, लेकिन शुरू में हमें देनी भी पड़ेगी ना थोड़ी सी उसको, रिएक्शन को स्टार्ट करने की। उसके बाद फिर ये खुद ही भड़कता रहेगा। देन इट प्रोड्यूस सफिशिएंट हीट टू कंटिन्यू इटसेल्फ, तो खुद ब खुद वो चल पड़ेगा। The mechanism of combustion reaction is not fully understood, but probably it also involves a free radical chain mechanism. तो उस तरह का ही ये चेन मैकेनिज्म होता है, इसका यहाँ पे मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं किया। पायरोलिसिस, लाइसिस का लफ्ज बार बार आ रहा है, हाइड्रोलिसिस पढ़ा आपने, उसके बाद आपने जो अभी पायरोलिसिस, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, पायरोलिसिस मीन हीट से जो हम ब्रेक करते हैं। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज पायरो, बताएं। ये लिखा हुआ है पायरोलाइसिस, पायर मीन फायर, फायर के साथ जो हम हीट के साथ जो हम उसका थर्मल ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी, उसको हम पायरोलिसिस कहते हैं। पायरोलिसिस इज व्हेन अप्लाइड टू अल्केन इट इज कॉल्ड क्रैकिंग। लेकिन अगर अल्केन में हम इसके लिए अलहदा से लफ्ज क्रैकिंग का भी लिखा हुआ है, लेकिन इस ओवरऑल जनरल टर्म जो है पायरोलिसिस है, अल्केन के लिए हम क्रैकिंग भी कह रहे हैं। तो क्रैकिंग का लफ्ज है या पायरोलिसिस का है, तो उसका मतलब एक ही है अल्केन के केस में। So it is used to convert higher fraction of petroleum into lower hydrocarbons suitable for use as motor fuel। तो अगर हमने हायर हाइड्रोकार्बन्स को लो में कन्वर्ट करना हो तो हम क्रैकिंग से करते हैं या पैरालिसिस करते हैं, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये तीन वाला दो में कन्वर्ट हो गया, ये सिंगल में CH4 बन गया, इसमें से हाइड्रोजन निकल गई, इस तरह से उसमें से चीजें निकल जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती है, उसमें से निकल जाती है। स्टीम क्रैकिंग, स्टीम के साथ क्रैक करना, ठीक है, या स्टीम के साथ पैरालिसिस करना। ठीक है, क्रैकिंग अल्केन के लिए आपको बताया टर्म, पैरालिसिस की क्रैकिंग एक ही बात है। मॉडिफाइड क्रैकिंग इन विच अल्केन इज डाइल्यूटेड विद स्टीम, स्टीम के साथ डाइल्यूट किया जाता है, हीटेड टू 700 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ मोमेंट एंड देन लिखना था, देन लिख दिया, कूल्ड रैपिडली, तो उसको रैपिडली कूल कर देते हैं। ये भी एक तरीका है स्टीम क्रैकिंग का। इट इज यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कीन सच एज इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। ये अगर हम उसको बनाना हो तो उसके लिए ये बेस्ट मेथड है, विच आर एक्सटेंसिवली यूज इन इंडस्ट्रियल फॉर वेरियस पर्पज। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इथीन प्रोपीन के लिए जो मेथड्स हैं, जैसे अगर आप आगे हमने अल्कीन और अल्काइन पढ़ने हैं, तो उसमें इथीन के रिएक्शन तो पढ़ेंगे, आप प्रोपीन के भी पढ़ेंगे, तो ये भी आप माइंड में रखिएगा। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के जो रिएक्शंस हैं और जो इनके मैन्युफैक्चरिंग के मेथड हैं, ये सारे रिएक्शन आपस में मिलते जुलते हैं। तो मिक्स हो भी जाए तो कोई इश्यू नहीं है, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप रट्टा लगाएंगे कि ये अल्कीन का रिएक्शन था कि ये अल्केन का था, तो फिर आप पागल हो जाएंगे। सिर्फ जहन में ये रखा करें, जहां पर देखें अल्कीन का जिक्र आया तो आगे अल्कीन जब आएगी तो आपको पता होगा ये अल्केन में भी इसका जिक्र आया था, क्या आया था। ठीक है, आइसोमराइजेशन मीन इसका जस्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहना है, लेकिन इसकी रीअरेंजमेंट चेंज हो जानी, जैसे मैंने लास्ट में रीअरेंजमेंट रिएक्शन में बताया था, ये वो टाइप का रिएक्शन है। तो ये अल्केन में ये भी होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड HCl, ये आपको याद होगा, मैंने वहां पर भी ये रिएक्शन आपको बताया था। 200 डिग्री सेंटीग्रेड 35 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मौजूदगी में ये आइसोमराइजेशन हो जाती है, यानी कि वो अपनी जगह चेंज कर देता है। ठीक है, काफी है इतना। जी सर। यस सर।